सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान की सियासत में आजकल बजट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। मुआशी तरक्की पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात लगा रहे हैं। हुकूमत साबका मुआशी तरक्की को नहीं मान रही। वो कहती है कि साबका दौर में मुआशी तरक्की झूठी थी, 2 नंबर तरीके से मुआशी आदादो शुमार बढ़ा चढ़ा कर बताए गए। हुकूमत यह भी कहती है कि नून लीग की मुआशी तबाही को ठीक करते करते उन्हें 3 साल लग गए, लेकिन अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मईशत बूम कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन इन हुकूमती दावों को मानने से इनकारी है। वो कहती है कि हुकूमत ने महंगाई में 3 गुना इजाफा कर दिया है, फीकस आमदनी कम कर दी गई है, बेरोजगारी मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत और ऑपोजिशन अपनी अपनी परफॉर्मेंस को सच बताने में मसरूफ हैं, लेकिन अवाम का सच तो यह है कि मुल्क में गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आम आदमी की क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है। हर साल बजट आता है, हुकूमत दावा करती है कि हमारा बजट अवाम दोस्त है। अब जरा गुज़िश्ता चंद सालों के बजट की चंद बेसिक सी चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं जिसका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक होता है। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली, खुद को गरीब आवाम की पार्टी कहलाने वाली पीपल्स पार्टी ने 2008 में हुकूमत संभाली, अपना पहला बजट पेश किया, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा किया। इसके मुकाबले में नून लीग ने जब 2013 में हुकूमत संभाली तो अपने पहले बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, लेकिन पेंशन में 10% इजाफा किया और पेंशन की कम अज़ कम शरह 3 से बढ़ाकर 5,000 कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई, 2019 में उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया और मजदूर की कम से कम तनख्वाह और उजरत 17,500 रुपये कर दी गई। 2009 में पीपल्स पार्टी ने अपने दूसरे बजट में ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फिर 20% इजाफा किया। इसके मुकाबले में नून लीग ने 2014 में अपने दूसरे बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया और कम से कम पेंशन 5 से बढ़ाकर 6,000 कर दी, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने दूसरे बजट में तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया। फिर पीपल्स पार्टी ने 2010 में अपना तीसरा बजट पेश किया और उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वुज़रा की तनख्वाहों में कमी की गई, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, जबकि नून लीग ने अपने तीसरे बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7.5% इजाफा किया। फिर पीपल्स पार्टी के चौथे बजट में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एक बार फिर 15% इजाफा किया गया। नून लीग ने अपने चौथे बजट में कम से कम उजरत 13,000 माहाना से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी। सरकारी मुलाजमीन को सन 2013 और 2014 में मिलने वाले एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनाया गया। सरकारी मुलाजमीन को नई बुनियादी तनख्वाह पर मजीद 10% एडहॉक अलाउंस देने का ऐलान किया गया। पेंशन में 10% इजाफा किया गया, जबकि 85 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 25% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने जाते जाते अपने आखिरी बजट में तनख्वाहों और पेंशन में एक बार फिर 20% इजाफा कर दिया, जबकि नून लीग ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान अपने 5वें बजट में किया। फिर नून लीग ने अपने छठे और आखिरी बजट में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए पेंशन की कम अज कम हद को 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया और सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट अलाउंस में भी 50% इजाफा किया गया। तो पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातों के अदवार में महंगाई की बात करें तो पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। 2008 में जो आटा 12 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब अपने 5 साल पूरे करके जा रही थी तो उस आटे की कीमत 12 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 45 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई थी, जो तकरीबन 350% इजाफा है। पेट्रोल ने फ़ी लीटर कीमत उसने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली और पीपल्स पार्टी के दौर में यह सब हुआ, जबकि जब 2008 में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 55 रुपये फ़ी लीटर थी और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल को भी 100 रुपये से ज़्यादा का कर दिया था। नून लीग की हुकूमत आई तो फिगर्स ये बताते हैं कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिला था और 2013 में महंगाई की शरह 7.75% थी, जो 2018 में नून लीग की हुकूमत के इख्तिताम के वक्त कम होकर 3.77% पर आ गई थी। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 3 साल से हुकूमत में है और उसके दौर में महंगाई की यही शरह बढ़कर 10.8% हो गई है। अब 2 रोज़ बाद
ये हुकूमत अपना एक और बजट पेश करने जा रही है। 11 जून को जो बजट पेश हो उसमें इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 10 से 15% तनख्वाहों में इजाफा होगा, महंगाई में कमी की जाएगी, माशी आदाद शुमार बेहतर तरीके से लेकर आगे चला जाएगा, मईशत अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है। लेकिन अपोजिशन इस बजट को मुस्तरद कर रही है, हुकूमती आदाद शुमार को मानने को तैयार नहीं है और मुत्तहिद होकर इस बजट के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर यही अपोजिशन खासी मुत्तहिद भी खासी इस वक्त तकसीम भी हमें दिखाई देती है। और इस तकसीम की वजह क्या है और मुस्तकबिल में किस तरह हुकूमत को ये अपोजिशन टफ टाइम दे सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कल बिलावल साहब कह रहे थे आप कागजी अहदेदार हैं, अपोजिशन की जो तकसीम नज़र आ रही है, ये तलखी ये इतनी शिद्दत पर कैसे पहुंच गई? 3 रोज़ पहले कायरा साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि बस आप और शाहिद खाकान साहब ये चाहते हैं कि किसी तरह सियासी कत्लेआम कर दिया जाए पीपल्स पार्टी का। कल चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि आप लोग PMLN के लंदन के सियासी टारगेट किलर हैं और आपको छोड़ दिया गया है पीपल्स पार्टी पर। इस तरह की बातें हो रही हैं तो आप लोग कैसे इत्तेहाद बना पाएंगे? कल तो बिलावल भुट्टो साहब खुद टारगेट किलिंग कर रहे थे, उसमें हमारे टारगेट किलर होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल है, पहले इन्होंने PDM को जब हम PTI के D के अंदर गोल करने चले गए तो टाइम आउट ले लिया और वो पूरी जद्दोजहद और तहरीक जिसको 6-8 महीने से हमने बर्पा किया था उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अब फिर कौमी असम्बली के अंदर भी जो कल जिस तर्ज पे उन्होंने गुफ्तगू की वो बहुत काबिल अफसोस है। लेकिन चूँकि अभी वो कम उम्र है और मैंने तो जैसे कहा कि मेरे बड़े बेटे की उम्र भी उनसे ज़्यादा है, तो जो अभी कम उम्र लोग हैं उन्होंने सीखना होता है, मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन मैं उन्हें यही कहूँगा कि जो उनका मुकाम है, पार्टी के चेयरमैन हैं और जो भी पार्टी का सरबराह है, उसकी जो अंदाज़ गुफ्तगू है उसमें मतानत झलकनी चाहिए। हैविंग सेड दिस, अगरचे हमारे पीपल्स पार्टी के साथ PDM के मसले पे इख्तलाफात हैं, लेकिन जो एक ब्रॉडर पार्लियामेंट्री एजेंडा है इसके ऊपर PDM की भी यही मंशा है कि तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हम मुत्तफ़िका तौर पे कौमी असम्बली में बजट के मौके पर अपना लाहे अमल बनाएं। और पीपल्स पार्टी खुद से भी कह रही है कि वो बजट पे हुकूमत को टफ टाइम देगी और PDM और हमारी भी यही ख्वाहिश है। तो इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक इशाया किया था जिसमें सब जमातें जो PDM के अंदर हैं और जो PDM से बाहर हैं लेकिन अपोजिशन में, वो सब शरीक हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बजट इजलास में अपोजिशन की तरफ से एक बहुत मौसर कार्रवाई इनके खिलाफ, इनकी तजावीज़ के खिलाफ जो अवाम दुश्मन होंगी कर सकेंगे। लेकिन ऐसा जब आप दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों की जो लड़ाई थी वो तो मिलकर इत्तेहाद के साथ हुकूमत के खिलाफ थी, ये आप लोग आपस में क्यों लड़ने लगे? क्या पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की तजवीज़ आप लोगों ने नहीं मानी, ये उसका गुस्सा है, या फिर ये वजह आपको कोई और समझ आती है? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बयानात में तलखी बढ़ती जा रही है, ये दूरियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, शिद्दत आती जा रही है कशीदगी में। देखिए, पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद इसमें जो उनका PDM से निकलने का या उन्होंने सेनेट के अंदर हुकूमत के इत्तेहादी बाप पार्टी से मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का जो फैसला किया, हो सकता है कि उसकी गिल्ट है जिसको वो ऐसा कर रहे हैं। हमें भी समझ नहीं है कि वो बजाय ये कि अपने तोपों का रुख इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ रखें, वो खुद अपोजिशन की तरफ गोलाबारी क्यों शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, इस हुकूमत से निजात के लिए जो अवाम की उमंगें हैं उस तरफ अपनी रुख रखें, बजाय ये कि अपोजिशन की जमातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म के तंदो तेज़ जुमलों का तबादला करें। तो ऐसा सब क्या अब भी PDM को और फिर ख़ास तौर पर क्या आपको नून लीग को यकीन है कि माइनस पीपल्स पार्टी ये PDM हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी? जो मकसद था इसका, अभी आपने जिक्र किया कि हुकूमत से निजात दिलाना, क्या निजात दिला पाएंगे आवाम को इस हुकूमत से? देखिए, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ होती और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों के लिए तैयार हो जाती तो अब तक ये हुकूमत तारीख़ के डस्टबिन में जा चुकी होती। ये हुकूमत अब तक वजूद भी ना रख सकती अपना। ये हुकूमत अगर आज कायम है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि चंद जमातों ने PDM के इत्तेहाद को तोड़ा और उसके फ़ैसलों को कबूल नहीं किया, जिससे हमें सेटबैक हुआ। लेकिन अब PDM एक नई राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर रही है। हम फिर अवाम के पास जाएंगे और जो इस वक्त अवाम के अंदर गम व गुस्सा है
जो अवाम की तकालीफ हैं, जो अवाम की मुश्किलात हैं, उनको लेकर हम फिर एक अवामी दबाव इस हुकूमत पे डालेंगे और मुझे उम्मीद है कि उससे इंशाअल्लाह ताला अच्छे नताइज निकलेंगे। लेकिन ऐसे तो मैक्सिमम क्या नताइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये फिर वही पिछले साल का रिवाइंड होगा, आप लोग रैलीज निकालेंगे, जलसों का ऐलान आप कर चुके हैं, उसके बाद क्या होगा? इस्तीफे आप लोग देना नहीं चाहते, लॉन्ग मार्च अभी आपका ऑप्शन लग नहीं रहा कि मुस्तकबिल में उस पर आप लोग सोच रहे हैं? अभी ये कबलस वक्त है कहना। आपको आज पीटीआई के अंदर जो तोड़ फोड़ नजर आ रही है, इसमें बड़ा दखल उस अवामी मोबिलाइजेशन का है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता 6 से 8 माह के दौरान की गई है। राय आमा हुकूमत के खिलाफ हमवार हुई है और आपने देखा है कि एक के बाद दूसरे, चाहे वो वजीराबाद था, चाहे वो डस्का था, चाहे वो खुशाब था, चाहे वो नौशहरा था, चाहे वो कराची था, पीटीआई बुरी तरह तमाम ज़िमनी इलेक्शंस हारी है। और इन सब चीज़ों के दबाव के नतीजे में आज खुद पीटीआई के अंदर जो उनके अरकान असम्बली हैं वो शदीद दबाव के अंदर हैं और वो अपनी पार्टी की पॉलिसियों से नाला हैं। तो इसलिए जमहूरियत के अंदर जो असल ताकत होती है वो अवाम की होती है, अवाम की राय आमा की होती है और इसीलिए हमने अवाम के पास जाने का फैसला किया है। और इंशाल्लाह जब ये राय आमा मज़ीद मौसर होगी और इसमें ताकत आएगी तो उसके असरात इस निज़ाम पर भी पड़ेंगे। लेकिन ऐसा आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत और इस वक्त पीटीआई तोड़फोड़ का शिकार है, वजीर आजम और हुकूमत तो इस वक्त इतनी पुरएतमाद नजर आ रही है कि वो अपनी अगली बारी की पेशगोई कर रही है, अपने प्लान्स बता रही है कि जब अगली हुकूमत हमारी आएगी तो हमें उन 5 सालों में ये करना है और उसकी वजह वो मुआशी स्टेबिलिटी बता रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और इसलिए हम पुरएतमाद हैं कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी। और ज़ाहिर इसकी एक वजह अपोजिशन की तकसीम भी है क्योंकि कोई टफ अपोजिशन उनके मुकाबले पर है नहीं इस वक्त। देखिए, जब 1977 में भुट्टो साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया था, उनको भी ऑपोजिशन मुंतशिर नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद आपने देखा क्या बना। 1986 में जो प्रेसिडेंट मार्कोस हैं फिलीपींस के, जब उन्होंने भी बड़े एतमाद के साथ इलेक्शन में उतरे कि ऑपोजिशन मेरे सामने वजूद नहीं रखती और वो फिर हार गए। इसी तरह ये जो भी खुद सर क़यादत होती है उसको दुनिया ऐसे ही नज़र आती है। अगर ये कहते हैं कि मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं तो यकीनन हुकूमत के अंदर शरीक जो लोग हैं, जो माफियाज इस वक्त इमरान खान साहब की छतरी के नीचे पल रहे हैं, उनकी मईशत मजबूत हो रही है। जो पाकिस्तान की टॉप 1% पॉपुलेशन है उसकी तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन 99% जो अवाम है वो गरीब से गरीब तर हो रही है। आप मुझे बताइए कि अगर एक गरीब आदमी को मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो मिल रहा हो, एक गरीब आदमी 350 रुपए किलो कुकिंग ऑयल लेने पे मजबूर हो, एक गरीब आदमी बच्चों को दाल खिलाने के लिए 250 रुपए किलो दाल खरीद कर रहा हो, एक गरीब आदमी जो रेडी लगाता है उसको 5000 का बिजली का बिल आ जाए, तो वो कौन सी खुशहाली है, वो कौन सा मुआशी इस्तेकाम है जिसका ख्वाब ये हुकूमत अवाम को दिखा रही है। यही वजह है कि अवाम इनकी जो सोशल मीडिया हुकूमत है, इस हुकूमत का और इसके इस्तेकाम का वजूद सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। अरबों रुपए लगा रहे हैं ये सरकारी वसाइल से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को धोखा देने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि इससे पहले भारत में भी एक जो हुकूमत थी उसने शाइनिंग इंडिया की बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी, लेकिन अवाम ने उसको उठा के फेंक दिया इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि अवाम की खुशहाली मीडिया की कैंपेनों से नहीं होती। उनको पता चलता है कि जब वो हर रोज खरीदो फरोख्त के लिए जाते हैं तो वो 2 चीजों को छोड़कर आते हैं, क्योंकि उनके पैसे इजाजत नहीं देते कि वो अपनी पूरी लिस्ट की खरीदो फरोख्त कर सके। तो ये हुकूमत ने पाकिस्तान को बदहाल किया है, मईशत तबाह किया। आज आप देख लीजिए बिजली के ऊपर खुद हुकूमत के अपने अरकान असेंबली फट पड़े हैं, वो हुकूमत को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भी किसकी जिम्मेदारी है। हमने जब 2018 में पाकिस्तान छोड़ा था तो जीरो लोड शेडिंग पे छोड़ा था, यही ट्रांसमिशन लाइंस थी, यही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जिस पे हमने फुल लोड दे के लोगों तक बिजली पहुंचाई। आज इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा, अपनी नाअहली की वजह से 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे मुख्तलिफ जगहों पे लोड शेडिंग है। गर्मी के अंदर लोग झुलस रहे हैं। आपने देखा भी इस्लामाबाद के एक स्कूल के अंदर 25 बच्चे बेहोश हो गए। तो ये कोई एटमी पाकिस्तान है, ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इन्होंने गदागर बना दिया है। दोस्त मुल्कों से जाके फितराने और ज़कात में चावल लेकर आ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि एक ऐसा शख्स वजीर आज़म है
जिसने 30 साल सवाए चंदे इकट्ठे करने के कोई और काम ही नहीं किया। इनको चंदा इकट्ठा करने के अलावा कोई और काम आता हो तो ये करे ना। सही, लेकिन ऐसा अभी प्री बजट सेमिनार जब आप लोगों ने चंद रोज पहले किया, बड़ा बगौर आपने इस हुकूमत की 3 साला माशी कारकर्दगी का जायजा लिया। 2019 और 20 के मुकाबले में इस वक्त 2021 में माशी आशारी आपको गुज़िश्ता 2 सालों की निस्बत कुछ बेहतर होते नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, जब आप मईशत को -2% पे क्रैश कर दें तो उसके बाद तो आप 2 कदम भी आगे चलेंगे, वो ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन वो ग्रोथ तो नहीं होगी। ग्रोथ तो इससे होगी कि हमने 2018 में तकरीबन 315 अरब डॉलर का हुजम छोड़ा था जीडीपी का, और उस वक्त वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि पाकिस्तान 6% से तरक्की करेगा अगले सालों में। अगर हम वो सफर जारी रखते, आज हमारी जो जीडीपी है वो 370 या 75 अरब डॉलर पे होनी चाहिए थी, लेकिन आज वही पाकिस्तान की जीडीपी आगे जाने की बजाय 280 या 90 अरब डॉलर के ऊपर आ चुकी है। तो हमारा मईशत का हुजम तो सुकड़ गया है, हमारी फीकस आमदनी घट गई है, हमारी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो गिर गई है पिछले 3 सालों के अंदर। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आज भी 2018 की सतह पर ही हैं जहां हम छोड़कर गए थे। तो वो कौन सी मुआशी तरक्की है? देखिए ना, आप एक इमारत है उसको अगर गिरा दें और इसके बाद उसी इमारत को गिराने के बाद एक कमरा डाल दें, कहें जी ये तामीर हो रही है, वो तामीर तो होनी है, लेकिन आपने 50 मंजिला इमारत गिरा दी और 2 मंजिलें दोबारा डाल दी, तो वो 2 मंजिला इमारत जो है वो उस 50 मंजिला इमारत के बराबर तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा तो अब ज़ाहिर है ये मजदूरों की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी इस बार बढ़ाने का हुकूमत ने वादा किया है और लग रहा है कि 10 से 15% इजाफा होगा। महंगाई में कमी के भी यकीन दिला रहे हैं। आपके अपने दौरे हुकूमत में भी 1 आध साल और पहला साल खासतौर पर 2013 ऐसा गुजरा जब आप भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं कर सके थे, तो एक माशी तौर पर बुरा वक्त था जिसको 2-2.5 साल बाद अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है। फिर इस बजट को रोकने की कोशिश आप लोग एज अपोजिशन क्यों कर रहे हैं, जबकि माजी के 2 बजट से बेहतर हो सकता है? देखिए, ये तो जब आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो तमाम इस वक्त इंडिपेंडेंट माहिर मईशत हैं वो सब हुकूमत के नंबर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। और अभी भी आप देखिए कि हुकूमत ने 6 हफ्ते पहले वजीर खजाना बदल दिया, 3 हफ्ते पहले सेक्रेटरी खजाना बदल दिया। किसी भी संजीदा मुल्क के अंदर कि जहां पर बजट मेकिंग को एक सीरियस एक्सरसाइज लिया जाए, इस तरह के तबादले नहीं होते। ये साफ इस बात का सबूत है कि बजट इनको ईमेल के जरिए IMF हेडक्वार्टर से आएगा और जो बजट प्रपोजल्स IMF से आएंगी उसी को यहाँ पे वजीर खजाना साहब पेश करेंगे। इनका ना कोई बजट बनाने का सलाहियत है, ना बजट बनाने की इनकी कोई होमवर्क है। क्योंकि देखिए, आप कौन से मुल्क है जिसमें बजट से 6 हफ्ते पहले वजीर खजाना बदल दिया जाता है, 3 हफ्ते पहले सेक्रेटरी फाइनेंस बदल दिया जाता है? तो ये इस बात का सबूत है कि ये तो सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंटर्स हैं, ये तो एक मेल बॉक्स हैं कि IMF से जो चीज़ आएगी इन्होंने पेश करनी है। फिर इसके बाद जो भी ये बजट देते हैं उसके चंद हफ्तों के बाद मिनी बजट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब तो बजट की सैंक्टिटी भी नहीं रही है कि जो बजट पेश होता है क्या वो 6 महीने ग्राउंड होल्ड करेगा या नहीं करेगा। आप देखेंगे कि जब ये बजट आएगा चंद माह के बाद, फिर ये बिजली के जरिए गैस के निर्खों में रद्दोबदल करके और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए मिनी बजट्स लोगों पर लाएंगे, जिससे महंगाई की लहर बर्पा होगी। सही, लेकिन एहसन साहब, अगर ये अभी फिलहाल बजट में ये तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, इजाफा हो जाता है और महंगाई में किसी हद तक कमी हो जाती है, क्योंकि वो 3-4 जो बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं उस पर भी ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप आवाम में जाएंगे, वो टाइम होगा जुलाई का, अगस्त का, तो आवाम फिर उस वक्त आपकी बात क्यों मानेगी अगर कुछ % महंगाई में कमी हो चुकी हो और तनख्वाह में भी इजाफा हो चुका हो? देखिए, अवाम इस वक्त इस हुकूमत को भुगत रहे हैं। मेरा ताल्लुक पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आधा पाकिस्तान है, उससे है। इस वक्त पटवारी से लेके वजीर आला हाउस तक रिश्वत का बाजार गर्म है। किसी इंसान को कोई उसका हक नहीं मिल रहा। एक आदमी ने अपने प्लॉट की फर्द मिल्कियत लेनी हो तो वो 2 लाख रुपए रिश्वत देगा तो उसको फर्द मिल्कियत मिलेगी। इसी तरह गवर्नेंस है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अबतर हो चुकी है। हर रोज कत्ल व गारतगरी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने मेरिट की धज्जियां बिखार दी हैं। हर 2 महीने के बाद ये सीनियर ऑफिसर्स के तबादले कर देते हैं, जो इनके गैर कानूनी और इनके सियासी अहकामात को मानने से इनकार करता है उसको पकड़ के तब्दील कर देते हैं।
तो इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी में भी एक बड़ी सरासीमगी फैली हुई है, एक बहुत अनसर्टनिटी है, जिससे पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जो इंतज़ामी ढांचा है, वो मफलूज हो चुका है। लोगों को कहीं गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही है, और मुल्क का जब निज़ाम कार इस तरह बर्बाद होता है तो लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। लोग इनके भाषण सुन के, इनकी तकरीरें सुन के तो वोट नहीं देंगे। एक गरीब आदमी की जिंदगी जब सुबह वो घर से निकलता है, शुरू होती है, और जब रात को वो वापस आता है और वो देखता है कि महंगाई उसके लिए उसने नामुमकिन कर दिया है कि वो बच्चों को रोटी खिला सके, उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपने बिजली और गैस के बिल दे सके, उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, तो वो परेशान होता है। वो इनकी तकरीरें सुनकर या वजीर आजम के हैंडसम होने से तो उसका पेट नहीं भरता। उसका पेट तो भरता है कि जब आप माशी तौर पे हालात मुस्तहकम करें। अब आप तनख्वाहों में कितना इजाफा करेंगे? अफराते ज़र आपने फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट रखी हुई है, और अब इतलात हैं कि IMF के कहने पर ये पेंशनर्स के ऊपर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम पेंशनर्स पे टैक्स नहीं किया करते थे उनकी आमदनी को। तो अब आप बताइए कि अगर पेंशनर्स की भी आमदनी पर टैक्स लग जाएगा तो वो बेचारे तो पहले ही सोसाइटी के बहुत ही वल्नरेबल तबका हैं, तो उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। ठीक है फैसल साहब, बस आखिर में जाते जाते, अब पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का जोर अब काफ़ी कम हो गया है, खासतौर पर पाकिस्तान में और बरतानिया में सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो मियाँ साहब का इलाज इस वक्त किन मराहिल में है, कब तक वो मुकम्मल होने का इम्कान है, और कब उनकी वापसी हो सकती है? एक्सपेक्टेड इस साल है, क्योंकि अब उनको 1.5 साल से ज़्यादा कर्जा हो गया। जी, हम खुद चाहते हैं, हम सब उनके लिए बेहद उदास हैं। उनकी वापसी का फैसला उनके मुआलजीन ने करना है, और अगर हुकूमत को इस बारे में किसी वक्त भी कोई तशवीश हो तो हाई कोर्ट ने हुकूमत को कहा है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन राब्ता कर इस बारे में तसल्ली कर सकती है। लेकिन आज तक हुकूमत ने उनके मुआलजीन से ना राब्ता किया है, ना कोई कोशिश की है। वो सिर्फ उसको एक सियासी इशू के तौर पे मीडिया में उछालती रहती है, लिहाजा किसी की सेहत के बारे में सियासत। लेकिन ऐसा सब रिपोर्ट्स देने के तो आप लोग भी पाबंद थे ना, अदालत ने आप लोग को पाबंद किया था कि आप भी उनकी रिपोर्ट्स बाकायदगी से भिजवाएंगे। जो भी उनकी सूरत हाल है सेहत की, उससे बाखबर रखा जाता है। और अगर हुकूमत को किसी भी जगह कोई शिकायत हो या वो समझे कि उससे कंप्लायंस नहीं हो रही है, तो अदालत ने हुकूमत को एक रास्ता दिखाया है, लेकिन हुकूमत ने आज तक उस रास्ते को अपनाया नहीं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसकी खुद नीयत नहीं है कि वो इस चीज़ में कोई अपने आप को झूठा साबित करवाए। क्योंकि अगर वो मुआलजीन से राब्ता करेंगे तो मुआलजीन तो हकीकत बता देंगे, उससे ये झूठे पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, नून लीग के सेक्रेटरी जनरल, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमती मुआशी अदाद-ओ-शुमार को यकसर मुस्तरद कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो हुकूमत जितने भी अदाद-ओ-शुमार दिखा रही है ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है, इसमें कहीं कोई हकीकत नहीं है। और हकीकत यह है कि इस वक्त हर इंसान की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासिर हुई है। जो गरीब था वो मज़ीद गरीब हुआ है, और जो मिडिल क्लास तबका था वो भी अब गुर्बत की लकीर को छू रहा है, बल्कि गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस जो मुआशी आदाद-ओ-शुमार हैं, जो तनख्वाहों में इजाफा है, अगर वो हुकूमत ने करना है तो उस हद तक करे जितनी अफराते ज़र में इजाफा हुआ है। चूँकि महंगाई, ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 90 से 95% बढ़ी है, और अगर अब हुकूमत 10 से 15% तनख्वाहों में इजाफा भी करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर होगा। इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ एहसन इकबाल साहब ने कन्फर्म किया कि जब तक उनके मौलजीन उन्हें इजाज़त नहीं देते वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे, और पूरी पार्टी भी ये चाहती है कि वो जल्द अज जल्द वापस आएँ और पाकिस्तान में आकर सियासत करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे, क्योंकि अपोजिशन की दूसरी बड़ी वो जमात है और इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू की तो एक ऐसा लग रहा था कि वही इस वक्त सियासी टारगेट किलर बन गए और पीपल्स पार्टी हम पर सियासी टारगेट किलर होने का इल्ज़ाम लगाती है। लतीफ़ कोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कोसा साहब, बजट ये परसों पेश होने जा रहा है, अपोजिशन इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर बड़ी तकसीम है। बजट वाले दिन बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमारे तमाम MNA शहबाज शरीफ साहब के हवाले हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट में कल जो कुछ हुआ, जिस तरह बिलावल साहब एहसन इकबाल साहब को कागजी ओहदेदार कह रहे हैं, आप लोग शाहिद खाकान साहब एहसन इकबाल साहब पर कोई मौका नहीं जाने देते तनकीद का,
तो ये इन तलखियों को ख़त्म करना है या फिर ये बजट में ही बस इत्तेहाद है, वो एक रोज़ा इत्तेहाद होगा, उसके बाद फिर ये बयानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि अब तक थम नहीं सका है? देखें, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ख्याल करना चाहिए कि वो अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जो कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनकी इज्जत और तकरीम करें और उनको उनके ओहदे की मुनासबत के साथ ही उनसे जो है जो भी उन्होंने बात करनी है उनसे करें। और अगर पार्टी हेड ने, सरबराह ने कोई बात करनी है तो वो उनके बारे में बात करें। अब अगर हर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग शुरू हो जाए इस तरह से उनको जो है मुर्द इल्जाम ठहराना या उनको पर्ची जो है चेयरमैन कहना शुरू करें तो फिर ये गैर मुनासिब होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको भी इस चीज़ का होना चाहिए और यादा करना चाहिए कि वो जो है इज्जत और ताज़ीम को कतन जो है वो दामन उसका जो है उसे न सही करें। तो खुद पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है क्या? 11 जून को आप और नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें एक होंगी, मुत्तहिद होंगी, हमें वही पुरानी वाली PDM वाली फील नजर आएगी। फिर 12 जून को सब अलग अलग हो जाएंगी, फिर वैसी अपोजिशन होगी, पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ाम लगाएगी, नून लीग पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहेगी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि आप चाहते हैं कि हुकूमत पूरी हो जाए, वो कहेंगे आप चाहते हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। 12 जून से फिर यही मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल। देखें, बात ये है कि जो भी अगर तो जो बजट आ रहा है उसमें जो खदोखाल नजर आ रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा और यकीनी बात है कि पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो जो है सहूलतें चाहती हैं, आवाम के लिए एक आसानियां चाहती हैं, आवाम के लिए आसाइश आसूदगी चाहते हैं। और अगर आवाम से जो है कोई भी इस किस्म की ज्यादती होगी और आवाम कुछ बजट होगा तो यकीनी बात है कि फिर उस पर जो है अपोजिशन सारी मुत्तहिद होगी। बाकी रहा ये कि क्या अपोजिशन इसके बाद जो है फिर दोबारा एक दूसरे पर निश्तर बरसाना शुरू करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल। ये देखें, हमारे जो है इदाफ एक ही है कि हमने जो PDM बनाया था और जिन 26 निकात पर दस्तखत किए थे, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कायम है और हम यकीनी बात है कि चाहेंगे कि PDM जो है यहाँ ऑपोजिशन लेकिन खुदा साहब PDM का मकसद तो हुकूमत को घर भेजना था ना, और ये PDM की तकसीम ने, अपोजिशन की तकसीम ने तो हुकूमत को ये लाइसेंस दे दिया है कि आप अपनी मुद्दत 5 साल पूरे करें। हमारी लड़ाई जो आपके खिलाफ थी अब हम वो आपस में लड़कर अपना शौक पूरा कर लेंगे, आप अपने बजट भी पेश करें, अपनी मुद्दत भी पूरी करें। लाइसेंस तो अब हुकूमत को मिल गया। नहीं देखिए, लाइसेंस हुकूमत को नहीं मिला, हुकूमत अपने बोझ चले इतनी ज्यादा वो मेरे ख्याल में जितना उसको ज़ेर बार है और ज़ेर असर है और ज़ेर तनकीद है, उसको किसी और दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है अपोजिशन की। लेकिन यकीनी बात है कि अगर महंगाई इस कदर होगी, आलमान अगर बजट में जो है कोई भी इज़ाफ जो है इनके बस में नहीं है और अगर इस तरह से ये IMF और विदेशी आकाओं साहब, अब ये जो बजट आ रहा है ये तो 2019 और 2020 के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निस्बतन बेहतर बजट होगा। इसमें 10 से 15% हुकूमत तनख्वाहें भी बढ़ाने जा रही है, महंगाई की कमी का भी यकीन दिला रही है। फिर ये अपोजिशन मुत्तहिद होकर इस बजट को रोकने की कोशिश क्यों कर रही है जिसमें आवाम को माजी के मुकाबले में कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, बजट तो रुकेगा नहीं, ना हम रोक सकते हैं ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो यकीनी बात है कि इस पर जो है जो भी चीज जो है आवाम पर बोझ डालेगी, जो भी चीज जो है मुल्क के मफाद के मुताबिक नहीं होगी, जो भी मईशत को डबोने के मुतरादिफ होगी, हम उस पर जाहिर है कि तनकीद करेंगे और बिल्कुल करेंगे और भरपूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है जितना बोझ ये कम हो सके या उसकी समत दुरुस्त हो सके, वो हमारी तनकीद से और जो भी हम कट मोशन लाएंगे उनकी रोशनी में वो हुकूमत अपनी उनको
दुरुस्त करे। बाकी रहा ये कि एदाफ तो इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, करोड़ नौकरियों के किए थे, 50 लाख घरों के किए थे, इन्होंने कशकोल का प्याला तोड़ देने के किए थे, खुदकुशियों की बात की थी। इनके एदाफ को छोड़े, एदाफ तो माशाअल्लाह ये झूठ बोलने से तो 3 साल हो गए कौम सुनते, मेरे ख्याल में अब तो किसी को एतबार भी नहीं रहा है और ना ही किसी को एतमाद होना चाहिए। लेकिन साहब शुरू के 2.5 साल वो ये बताते रहे कि हालात बहुत मुश्किल हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन अब पिछले 2-3 माह से वो बता रहे हैं कि हम मुश्किल में थे, वो मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आना है, इसलिए हम बहुत पूरा एतमाद हैं, अगली हुकूमत भी हमारी होगी। अपोजिशन इस वक्त कोई हकीकी मायने रखती नहीं है क्योंकि वो तो तकसीम है, और अपने आने वाले 5 साल के वो प्लान्स बता रहे हैं कि अगली हुकूमत में हमें क्या क्या करना है, क्योंकि मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी है। देखिए, खुश फहमी में और उसका क्या कहा जा सकता है कि खुशी से मर ना जाते अगर है तो बाहर तो चले, कहने में इस तरह के सब बाग दिखाने में, इस तरह की डींगे मारने में क्या हर्ज है। लेकिन जो देखें ये तो वक्त बताएगा जब ये इंतखाबा, अभी ये बल्दियाती इंतखाबात तो करा नहीं रहे हैं और ना करा सकते हैं। अभी कश्मीर में भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, वो भी हम देखते हैं कैसा इनका होता है। अभी जो सबका आपने देखी है जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें आवाम के गैर गुस्सा जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आया है। और ये कहते हैं अगले 5 साल की बातें करते हैं, पहले ये देखें तो सही ना किस तरह बजट में ये जो है सरकारी मुलाजमों को किस तरह बजट ये तनख्वाहदारों को किस तरह बजट ये जो है निचले तबके को जो है फराहत और सहूलतें देते हैं, किस तरह ये बिजली के बिलों को में जो है कमी आती है, किस तरह गैस के और तेल के जो है वो रेट्स को ये नीचे लाते हैं, किस तरह ये जो है पाकिस्तान के रुपए को मजबूत करते हैं, किस तरह ये अफरात-ए-ज़ार को कम करते हैं, किस तरह ये जो है फिस्कल डेफिसिट को कम करते हैं। ये सारी बातें देखें इनके बस की नहीं है। बदकिस्मती से जो वजीर खजाना अपना जो है नहीं मुकर्रर कर सकते और 3 सालों में 4 वजीर खजाना बदल चुके हैं, अभी तक तो इनके पास कोई ऐसी वो है ही नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई शख्स नहीं है जो इनकी मईशत को सही समत में ला सके। लेकिन खुज़ब जैसे ही शौकत तरीन साहब को लाए, ज़ाहिर है वो आपके दौर में भी वजारत खजाना को हेड कर चुके हैं, उनके आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात कोई तब्दीली आ गई है और बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो गया, मईशत इस्तेहकाम की तरफ जाने लगी, मौशी अशारिये मुस्बत हो गए। तो शौकत तरीन साहब वाकई इतने बासलाहियत हैं कि रातों रात उन्होंने इस मुल्क की काया पलट दी है। देखिए, शौकत तरीन साहब तो खुद कहते हैं मेरे जाने के बाद तेरी याद आई। वो तो अपने साबका वज़ीर खजाना की तारीफें कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये जो है जो हुआ है कि इनके आने से ओवरनाइट रातों रात तो नहीं हो रहा है ये काम। तो अगर ये शेख हफीज की या अहमद की तारीफें करते हैं तो चले, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में तो फिर पहले ही इनके वजीर खजाना जो है वही बहुत अच्छे थे। तो अगर ये माशाल्लाह सारे के सारे फेल हुए तो क्या ये इसमें जी हमेशा हुकूमत वेटिंग होती है। ये तो बड़ी डींगे मारते रहे कि असद उमर हमारे इतने काबिल लायक फायक हैं कि वो उन्होंने अपने इतने सालों से तैयारियां की हुई हैं, तो असद उमर को भी 9 महीने रख के वो इतना खींच के फिर वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गए। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसीजन लेने लायक है। ये इतना इंडिसिशन का शिकार है और कि इस तजब्जब में इन्होंने मईशत को डबो के रख दिया है। सही। तो खुज़ब अब अगले इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि आवाम ने इनका हिसाब करना और फैसला करना है, आवाम इनको मुंतखब करती है नहीं। तो खुज़ब अगले इलेक्शन में अगर ये हुकूमत जाएगी और आवाम को फैसला करना है तो फिर PDM नाकाम हो गई, उसकी तहरीक खत्म हो गई, हुकूमत को घर भेजने वाली तमाम बातें खत्म, यही समझा जाए फिर? मतलब नहीं, देखिए, तहरीक तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। हुकूमत की नाकामियां इतनी ज्यादा है और इतनी तसलसल से और तेजी से बढ़ रही है कि ये हुकूमत को तो अपना अगले इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे और इनके उम्मीदवार अवाम में वोट मांगने लायक ही नहीं होंगे, क्योंकि अवाम इनको इतना ज्यादा जो इस वक्त तंग हुई है वो तो इनको खुद ही भगा देगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई इतनी जल्दबाजी करने की। देखिए, जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश थी
हम तो इनको घर भेजने को तैयार हैं। पंजाब से शुरुआत हमने कहा कीजिएगा, लोग अदम एतमाद करते हैं, अदम एतमाद में हमारे पास नंबर थे। इन्होंने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उससे एतराज किया, फरार किया और उन्होंने न करने दिया। हमने कहा स्पीकर से शुरू होते हैं, चले ये कौमी असेंबली में, इन्होंने उसमें भी हमारा साथ न दिया। हालांकि ये 26 निकात में लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे। ये लेकिन लेकिन जब इन्हें पता है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। वो जो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, शायद वो उससे घबराए हुए होंगे, वो उनके जहन में होगी कि फिर कहीं उसका रिवाइंड ना हो जाए। देखिए, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो था उस वक्त आपको पता है कि जो भी अवामिल हुए, जिस तरह से भी हुआ, वो भी कोई कौम ने उसे पजीराई नहीं दी है कि जितने शख्स उठ के खड़े होकर अदम एतमाद की तहरीक देते हैं और वोट कितने निकलते हैं उसमें से, वो भी कोई कौम और अवाम ने कोई पसंद नहीं किया। इसलिए ये कह देना कि उसको वो बैकफायर कर गई है, बैकफायर नहीं किया है। उससे इनका जो है तशख़्ख़ुस गिरा है, उससे इनका वकार गिरा है, अवाम की नजर में इनकी बेतौकीरी हुई है और वो उसकी जो है आप देख लेंगे ये इलेक्शन पर किस अंदाज से वो असरअंदाज होता है वो बात। तो ऐसी बात नहीं है कि इन चीजों का असर नहीं होता है और वो जायल हो जाती है। ये इन्होंने कोई वो सर मार का सर जो है इन्होंने कोई जायज तरीके से नहीं किया था, वो नाजायज तरीके से था। अगर आप किसी को इस तरह से धौंस धमकी या किसी चमक के तहत जो है खरीद करके और उन प्लान कोर्स बनाते हो तो उनकी कोई वक़्त नहीं रहती है और ना उस प्रोसेस। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। उनकी आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एनसीओसी का आज बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें बहुत सारी पाबंदियों को नरम कर दिया गया। जो सेक्टर्स बंद थे उनमें से भी अक्सर को खोलने का फैसला कर लिया गया। फिर फाइजर वैक्सीन भी पाकिस्तान आने वाली है और वो किसको लगानी है और कौन वो नहीं लगवा सकता, इस पूरी सूरत पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अब हुकूमत के लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करने के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं। वायरस के यौमिया केसेस में अब हर गुजरते दिन के साथ कमी आ रही है और कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो शरह कुछ अरसे पहले 10% से ज्यादा थी, अब वो कम होकर सिर्फ 2.54% तक पहुंच गई है। अब सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद एनसीओसी ने भी कोरोना के बाइस लगाई गई पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है और इसके बाद कारोबारी मराकज अब हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद रहेंगे। 50% स्टाफ के घर से काम करने की पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर से पाबंदी उठा ली गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% गुंजाइश को अब 70% तक बढ़ा दिया गया। एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने बताया कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेजी लाने के लिए अब मास वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जबकि तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। असद उमर ने यह भी बताया कि अब तक 70 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इस साल हुकूमत का टारगेट 7 करोड़ अफराद को वैक्सीनेट करना है। एनसीओसी ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन से मुतालिक भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक 18 साल से जायद उम्र के अफराद फाइजर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। दिल, जिगर और गुर्दे के अमराज में मुब्तला अफराद को भी फाइजर लगाई जा सकती है। कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी के बाइस जो अफराद इस मर्ज में मुब्तला हों वो भी फाइजर वैक्सीन लगवा सकते हैं और एनसीओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन कोरोना के मरीजों को भी उनको नहीं दी जा सकती, जबकि शदीद एलर्जी और बुखार में मुब्तला अफराद जो हों उनको भी फाइजर वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। अब ये बड़ा अहम मामला, ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और भी खासी नरमी हो गई है। इस सिलसिले में बात करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये जो नरमी की गई है, ये एनसीओसी ने एक बार फिर ज़रा जल्दबाजी से तो काम नहीं ले लिया। माजी में हमने देखा जब नरमी हुई उसके बाद कोविड की एक नई लहर आई और फिर केसेस में इजाफा हुआ है। तो अब ये सही है कि तमाम कारोबार खोल दिए गए, इस नरमी को बहाल कर दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त एनसीओसी जो है वो जितना डाटा आता है हमारे पास पूरे मुल्क से, उसकी रोशनी में ये फैसले किए जाते हैं। और जिस तरह से हम सबको पता है कि ये कोविड वायरस जो है ये अब कुछ अर्से के लिए हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में मौजूद है और दुनिया का कारोबार जो है, जिंदगी का कारोबार, वो
पूरी मुकम्मल तौर पे रोका नहीं जा सकता, मगर इसमें ये ज़रूर है कि SOPs के ऊपर जो सख्ती से अमल दरामद, यानी कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो मास्क का इस्तेमाल है और क्राउडिंग के लिए जो डिस्करेज किया गया, आउटडोर एक्टिविटीज़ को अलाउ किया गया, तो वो अभी उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जारी रहेगी। ट्रांसपोर्ट में भी 50 से 70% किया है, पर उसके अंदर भी मास्क का इस्तेमाल और बीच में एक सीट छोड़ के बैठने का वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी भी हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह आवाम ने पहले कोऑपरेट किया, अब भी हमें उनकी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। पर अगर खुदा ना खास्ता हमें किसी स्टेज के ऊपर भी ऐसे लगा कि रिलैक्सेशन की वजह से फ्लाइट का भी कोई हमें इजाफा होता नजर आया, तो मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पर फिर इक़दाम उठाए जाए। और डॉक्टर साहब, आज असद उमर साहब ने कंफर्म किया कि 70 लाख लोगों को अब तक ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो ये इत्मीनान बख्श ये स्पीड है, ये जो पेस है, ये सही है? इस तरह तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करते करते, या फिर इसमें तेज़ी लाई जा सकती है और इसमें फिर NCOC या गवर्नमेंट कुछ करे, या फिर लोगों को खुद से इस मामले को सीरियस लेने की ज़रूरत है? देखिए जी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम इंशाल्लाह ताला जो हमने माइलस्टोन अचीव किए वो ये कि आज 1 करोड़ डोजेस जो हैं वो हमारी पूरी हो गई हैं। इसमें से कुछ लोग वो होंगे कि जिनकी अभी फर्स्ट डोज हुई है, और कुछ वो होंगे जिनकी दोनों डोजेस मुकम्मल हो गई हैं, कुछ वो होंगे जिनको सिंगल डोज कैंसिनो लगी है। मगर आज 1 करोड़ से ऊपर हमने टारगेट को टच कर लिया है। 1 करोड़ डोजेस जो हैं वो लग चुकी हैं लोगों को, और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर आने वाले दिन के साथ जो है इसमें बहुत तेजी आएगी। शुरू में जिस वक्त वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ था तो कुछ हज़ार का टारगेट हम लोग अचीव करते थे एक दिन में लगाने का, और अब हमने देखा है कि हम 4 लाख तक भी पर डे जो है वो डोजेस लगाई गई हैं पाकिस्तान में। तो ये इंशाल्लाह ताला इसको मजीद बढ़ाने का इरादा है, और इसके लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 1700 के करीब जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। इनकी तादाद में भी एक वाज़े इजाफा किया जाएगा आने वाले दिनों में, और बिल्कुल इसका दायरा कार जो है वो छोटे शहरों में और वहाँ तक फैलाया जाएगा, और इसके पर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। मोबाइल सर्विस भी शुरू की गई है, इसमें मज़ीद हो सकता है कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल ये वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है ये बिल्कुल गली मोहल्लों तक इंशाल्लाह पहुंचेगी, और टारगेट जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया वो यही है कि 2021 से आखिर तक दिसंबर तक हमारी कोशिश है कि हम 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें। सही। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का अमल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वैक्सीन को लेकर खासतौर पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जा रही हैं कि कौन सी वैक्सीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। किसी ने सऊदीया जाना है, किसी ने ब्रिटेन जाना है, अमेरिका जाना है, तो वहाँ पर ये चाइनीज़ वैक्सीन, ये साइनोफार्म, साइनोवैक, इसको कंसीडर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, या फिर सिर्फ फाइज़र और एस्ट्राजेनेका ही वहाँ एक्सेप्टेबल है। तो अब ये इन इशूज़ से कैसे निपटा जाए, फिर क्या कर रहे हैं आप लोग इस सिलसिले में? देखिए, इसमें एक तो ये कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो इन अरब ममालिक से और जो ये बाहर उन लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह ताला इसका कोई मुस्बत नतीजा आएगा। मगर मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन इस वक्त सब इफेक्टिव हैं, सब वैक्सीन अच्छी हैं और सब अपना काम जो है वो कर रही हैं। इससे प्रोटेक्शन भी हो रही है, और जिस तरह आपने देखा है कि हमारे चाइनीज वैक्सीन यूज हुई है, मगर इसके साथ हमने मुल्क में वाज़े कमी भी देखी है, और इसमें वैक्सीनेशन का भी एक रोल है। तो अब इसमें ये कि जो WHO ने इन दोनों वैक्सीन को, साइनोफार्म को और साइनोवैक जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, उनको WHO ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और ये यूरोपियन यूनियन ने भी जो है उसके जो ममालिक हैं वहाँ पर भी ये जो है इसका अप्रूवल हो गया है। तो ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं समझती हूँ कि ये कोई वैक्सीन की क्वालिटी या वैक्सीन की काम करने में कोई कमी नहीं है। ये सारी वैक्सीन अच्छी हैं, और जिस तरह दुनिया में एक पॉलिटिकल हालात होते हैं कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क की नहीं मानता, चाइना के साथ बहुत सारे ममालिक को इशू है, मगर क्वालिटी ऑफ वैक्सीन चाइना की जो है वो बेहतरीन है, जो हमारे लोगों को लगती है। तो डॉक्टर साहब, जब WHO ने किसी वैक्सीन को अगर अप्रूव कर दिया तो फिर ज़ाहिर है यूरोपीय यूनियन भी उसको मान रही है, फिर ये खासतौर पर अरब ममालिक में ये बड़ी पाबंदी है कि चाइनीज़ वैक्सीन के साथ आप वहाँ पर नहीं आ सकते। फिर इस सिलसिले में बहुत जल्दी हुकूमत को कोई हल निकालना चाहिए, चूँकि आज कल या अगले एक हफ्ते में जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनके लिए पॉसिबल ही नहीं कि वो ट्रैवल कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म जो है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है हमारे मुत्तहदा इमारात, वहाँ पर यही इस्तेमाल हुई है, और वहाँ की तमाम आवाम को साइनोफार्म लगी है, इंक्लूडिंग उनके जो अमीर और सुल्तान जो थे उन सब लोगों ने भी यही साइनोफार्म ही लगाई है। ये इशू सिर्फ सऊदीया के साथ आ रहा है क्योंकि साइनोफार्म
यूएई में भी इस्तेमाल हुई है, बहरीन में भी इस्तेमाल हुई है, तो वहाँ पर ये इशू नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने खुद यही वाली वैक्सीन इस्तेमाल की है। इसके लिए होगा थोड़ा सा सऊदी अरेबिया के लिए, मगर इसके साथ हमारा फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल उनके साथ राब्ते में है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह इसका कोई हल निकलेगा। सही। और डॉक्टर साहब, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद कौन सी वैक्सीन लगवाई है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, अब ये फाइजर आने वाली है, लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करने से रोक लिया है कि जब वो फाइजर आएगी तो हम फाइजर ही लगवाएंगे, तो फिर ये प्रोसेस भी स्लो हो गया। प्राइम मिनिस्टर का जरा जवाब दे दीजिएगा और फिर ये भी सवाल जरा देख लीजिए। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस वक्त वैक्सीन लगवाई थी तो उन्होंने एक आम वैक्सीनेशन का जो हमारा सेंटर बना हुआ था उन्होंने वहां जाके लगवाई थी और वहां पर उस वक्त ये चाइनीज वैक्सीन ही अवेलेबल थी जो पूरे मुल्क में लग रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल वो वही साइनोफार्म उन्होंने वही लगवाई है। और उस वक्त तो फाइजर या दूसरी वैक्सीन थे वो इन सेंटर पे मौजूद भी नहीं थी, उस वक्त सिर्फ हमारे पास साइनोफार्म अवेलेबल थी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी वही लगवाई। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग आम लोग इस वक्त जब से खबर आई है कि फाइजर वैक्सीन आने वाली है, वो अमेरिकन वैक्सीन है, लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेशन से दूर कर लिया है। अभी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि फाइजर ही लगवाएंगे। अगर हर शख्स फाइजर वैक्सीन लगवाना चाहेगा तो फिर तो उसकी अवेलेबिलिटी भी मसला हो जाएगी, फिर ये प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। इसका फिर आप लोगों के पास क्या हल है? देखें जी, मैं ये समझती हूँ इस वक्त के हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी, प्रोफेसर खान साहब ने भी, हम सब लोगों ने हेल्थ मिनिस्ट्री में हम सब ने साइनोफार्म लगाई है। साइनोफार्म एक बहुत रिलायबल वैक्सीन है और मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी आपके तवज्जुह से कि इस वैक्सीन को बिल्कुल एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए ये वैक्सीन जो है ये उस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है जो साल से दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस जो है वो इस्तेमाल किया गया है और ये वैक्सीन का जो ये फॉर्मूला है ये हमारे अभी तक दुनिया में जितनी वैक्सीन बनी है उसमें ये एक ट्राइड फॉर्मूला है जिसके ऊपर सालों की वर्किंग हुई भी है। फाइजर की वैक्सीन जो है वो एक बिल्कुल नई वैक्सीन है और एक नई टेक्नोलॉजी से बनी है, तो वो इफेक्टिव शुरू के ऐसे बज़ाहिर ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें इम्यूनिटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, मगर वो एक नई टेक्नोलॉजी से बनी है। पुरानी टेक्नोलॉजी की आज का वैक्सीन सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर किसी ने साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीन लगवाई हुई है, उसे बाहर जाना है और फिर वो एस्ट्राजेनेका उसको कहीं से अवेलेबल होती है, तो क्या एक शख्स वो दूसरी वैक्सीन भी लगवा सकता है अर्जेंटली बाहर जाने के लिए? देखिए, अभी इस चीज के लिए हमारे पास जो है वो क्लिनिकल डाटा जो है वो मौजूद नहीं है, इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग नहीं हुई भी, तो मैं इस पर कोई आपको टेक्निकल इनपुट नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं जब इन पे ट्रायल्स होते हैं और इसके ऊपर कोई क्लिनिकल डाटा मौजूद होता है। तो अभी तक इस तरह का कोई भी ये जो वैक्सीन का मिक्स मैच वाला फॉर्मूला अभी तक दुनिया में जो है वो कहीं भी रिलीज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो चाइनीज वैक्सीन है ये बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि हम इसकी रिकग्निशन जो है वो जहाँ पे हमारे शहरी जाना चाहते हैं उन मुल्कों में इसकी रिकग्निशन दिलवाएं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को भी इस सिलसिले में बड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद साइनोफार्म लगवाई और वो सऊदीया के दौरे पे भी रिसेंटली गए वैक्सीनेट होने के बाद। तो सऊदीया ने जब उनको और उनके वफ्द को आने की इजाज़त दे दी तो फिर ये इजाज़त आम लोगों के लिए भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और जी इसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द इसके बारे में कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ, हमारे साथ मौजूद थी और थी कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट इस वक्त उन ममालिक से जो चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं मान रहे, मुख्तलिफ डायलॉग उनसे चल रहे हैं और जल्द ही कोई अच्छी खबर उन तमाम लोगों को मिलेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।